सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं और आज हम जननांकिकी के जनगणना के पार्ट 2 में हैं। और वहां जैसे मैंने कल एक टॉपिक आप सभी को लिखवाया भी था कि भारत की जनगणना के सूचक से आज हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जनसंख्या की पृष्ठभूमि में बैकग्राउंड में कई कारकों को देखा था। हमने माल्थस के सिद्धांत को भी कल पढ़ा था और साथ ही यह देखा कि एक 100 साल के अंदर में भारत की जनसंख्या में किस प्रकार के परिवर्तन देखे गए। उसी के आलोक में आज उसका पार्ट 2 हम लिखेंगे। शीर्षक का नाम लिख दीजिए, भारत की जनगणना का सूचक। भारत की जनगणना का सूचक। सूचक यहां से क्लास को आज हम आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, जिसमें 2011 की जो जनगणना है वो वर्तमान की परीक्षा का आधार भी है। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि 2021 के रिगार्डिंग जो भी तथ्य सामने आते जाएंगे या कोई भी राज्य जैसे मृत्यु गणना करवाएगा या फिर किसी और प्रकार की जातिगत जनगणना करवाएगा तो वो भी इस खंड का हिस्सा बन जाएगा। अब सबसे पहले जैसे कि हम 2011 की जनगणना की बात करें तो यह देश में जब से जनगणना शुरू हुई लॉर्ड रिपन के समय से 1881 से, तब से 15वीं जनगणना है। लेकिन यदि हम आजाद भारत की बात करें तो आजाद भारत में यह 7वीं जनगणना है। सबसे पहला यही पॉइंट बनेगा यहां पर, इसको मेंशन करके लिख लीजिए। उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 7वीं जनगणना है जिसका नारा है, जिसका स्लोगन है, नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। एवं एवं इसका शुभंकर, शुभंकर माने होता है प्रतीक चिन्ह। इसका शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका का अर्थ है कि जनगणना करने वाली शिक्षिका। इसका शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। इसको ध्यान में रखेंगे, प्रगणक शिक्षिका। जैसे कि मेरे द्वारा कल चर्चा भी की गई थी कि जो भारत का क्षेत्रफल है वह पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग 2.46% है, जबकि पूरे अर्थ के क्षेत्रफल का, समुद्र मिला दें तो 0.5% है। लेकिन हमारे देश की आबादी लगभग पूरे विश्व की आबादी का 17.5% है। और यही इस देश में एक बड़ी चुनौती है जो आगे चलकर जनसंख्या विस्फोट के नाम से इसको हम जानते हैं, और इसी के निराकरण हेतु सरकार को प्रयास भी करना होगा। इस पॉइंट को भी लिखेंगे हम। लिख दीजिए, भारत का क्षेत्रफल, नेक्स्ट पॉइंट में, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, 2.4%, कॉमा, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का
0.5%, 0.5% एवं जनसंख्या 17.5% है। जनसंख्या 17.5% है। 17.5% है। ठीक है। कल मैंने एक टॉपिक की चर्चा की थी कि 19 अप्रैल 2023 से भारत विश्व के नंबर 1 के देश में आ गया है। इस पॉइंट को कल हमने अन्य बातों में लिखवा दिया था। आज दोबारा उसे मूल बातों में लिख लीजिए। लिखिए, 19 अप्रैल 2023 को 19 अप्रैल 2023 को भारत 19 अप्रैल 2023 को भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया। विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया। विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग बनाकर लिखिए, जनगणना 2011 के संकेतक। ये संकेतक, जनगणना 2011 के संकेतक। नंबर 1 पर लिखिए जनसंख्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। वैसे आज की हम बात करेंगे तो भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 2011 की जब हम बात करेंगे तो उस आंकड़ों में यह आंकड़ा लगभग 121 करोड़ का है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी। 121 करोड़ थी, जिसमें जिसमें पुरुष जिसमें पुरुष 62.33 करोड़ एवं महिला 58.78 करोड़ है। महिला 58.78 करोड़ है। यह 2011 का आंकड़ा है, इसको ध्यान में रखेंगे। पुरुष 62.33 करोड़ जबकि महिला 58.78 करोड़ है। अब इस कड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह राज्यवार पूछा जाता है कि कौन सा राज्य किस क्षेत्र में अव्वल है, किस क्षेत्र में बॉटम पर है, साक्षरता में कहां है, नगरीकरण में कहां है, लिंगानुपात में कहां पर है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस खंड से आते हैं और उसको हमें याद रखना चाहिए। शुरुआत करते हैं। लिखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। पहला, सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद है महाराष्ट्र। नंबर 3 पर है बिहार।
और नंबर 4 पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इस चारों को नोट कर लीजिए। पहले भी आपने लिखा है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बिहार के ब्रैकेट में लिख दीजिए 10.5 करोड़ और यूपी में लिख दीजिए 22 करोड़। 10.5 करोड़ और 22 करोड़, ये लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ऊपर से नीचे की ओर 3 लिख दीजिए। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, आगे लिखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। अब सूचक का पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे हेडिंग बनाकर। इसका नाम दीजिए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि कोई ऐसा एरिया है जिसकी लंबाई भी 1 किलोमीटर मान लें और चौड़ाई भी 1 किलोमीटर मान लें, तो 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो भी लोग रहते हैं उस लोगों की संख्या को बोलते हैं घनत्व। इसको लिख दीजिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जनसंख्या को, जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बिहार वाले में बिहार का लिखवा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, ऊपर से नीचे की ओर लिखिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। पहला बिहार, सबसे ज्यादा है देश में। बिहार ब्रैकेट में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे अधिक है। दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा केरल। पश्चिम बंगाल और केरल, ये टॉप के तीन राज्य हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद लिखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। सबसे कम, छूट गया है। इसमें सबसे अधिक वाले में तीन राज्य मैंने लिखवाए। बिहार, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में बिहार, ब्रैकेट में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद था पश्चिम बंगाल और केरल। बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, क्लियर है। अब लिखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। इसमें दो का नाम लिख लीजिए। एक तो लिखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ब्रैकेट में लिख दीजिए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा लिखिए मिजोरम। मिजोरम नंबर 2 में। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है। उसका उत्तर क्या होगा? किस यूटी की आबादी सबसे अधिक है? वह यूटी होगा दिल्ली। 4 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं अब। अगला पॉइंट लिख दीजिए, सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जबकि सबसे कम अंडमान निकोबार है। सबसे कम अंडमान निकोबार है। लेकिन एक बात यहां बहुत तर्कपूर्ण है, जहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। जहां पर आपने अंडमान निकोबार लिखा है, यह आंकड़ा 2011 का है। जब लद्दाख बना है 15 के बाद, तो अब लद्दाख हो जाएगा अंडमान की जगह। तो जहां अंडमान लिखा है वो भी सही है, उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए 2011 के जनगणना के अनुसार। अंडमान के पास मेंशन कर दीजिए 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार। और नीचे में एक पॉइंट मेंशन कर दीजिए, वर्तमान में सबसे कम लद्दाख का है। वर्तमान में सबसे कम लद्दाख का है। तीसरा पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि दर हेडिंग बनाइए। जनसंख्या वृद्धि दर। भारत का है 17.7% के आसपास अभी। ये 11 के आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं, करंट में किसी ने गिना नहीं है। जब सेंसस होगा उसके बाद नए आंकड़े आने वाले हैं। सेंसस के लिए कमिटी भी बन चुकी है, लेकिन फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी इसका 1-2 साल बाद रिपोर्ट आ जाए तब तक आपका यही आंकड़ा काम करेगा। इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। 17.7% है। ठीक है, अब यहां पर भी सबसे अधिक वृद्धि किसकी है और सबसे कम वृद्धि किसकी है,
ऐसे राज्य पूछे जाते हैं, इसको भी मेंशन कर दीजिए। लिखिए सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य। पहला लिखिए मेघालय। मेघालय। और दूसरा लिखिए अरुणाचल। मेघालय और अरुणाचल। उसके बाद लिखिए सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य। नागालैंड पहला में। और नागालैंड के बारे में एक बात ध्यान रखना है, इसका रेट माइनस में है। आबादी घट रही है यहां की। -0.6% लिख देंगे ब्रैकेट में। पहला नागालैंड -0.6%, यानी आबादी क्या है, बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। और दूसरा में लिखिए केरल सेकंड में। नागालैंड और केरल। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे अधिक वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे अधिक वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। दादरा एंड नगर हवेली। सबसे अधिक वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, नगर हवेली। सबसे कम वाले में लिखिए केंद्र शासित में लक्षद्वीप। सबसे कम में लक्षद्वीप। दादरा और नगर हवेली का ब्रैकेट में लिख सकते हैं +56%। 56% की रफ्तार से यहां आबादी भाग रही है आगे, तो टॉप पर है। आगे चलेंगे। चौथा सूचक का नाम लिखिए, साक्षरता, लिटरेसी। साक्षरता। लिटरेसी को समझते हैं। इस पर बिहार में भी हाल ही में कई एग्जाम हुए हैं, वहां साक्षरता के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया कि साक्षरता की गणना किस वर्ष के बच्चों के साथ करेंगे, कम से कम कितने वर्ष का बच्चा साक्षर में गिना जाएगा, कौन बता सकते हैं? ये एनसीईआरटी में मेंशन भी है। इसका उत्तर है 7 वर्ष। इसको याद रखना चाहिए। लिखिए 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों के 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों के 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिखने, पढ़ने और समझने, 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिखने, पढ़ने और समझने को साक्षरता कहा जाता है। साक्षरता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितना साल चाहिए काउंट करने के लिए, तो 7 साल चाहिए। 7 साल के नीचे के बच्चों को इसमें नहीं गिनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करेंगे भारत की कितनी है। तो भारत की साक्षरता है 74%, इसको लिख दीजिए। भारत की साक्षरता 74%। पुरुष 85%। पुरुष पुरुष का मैंने ठीक गलत लिख दिया है, तो थोड़ा पुरुष 85 नहीं होना चाहिए, 82% होना चाहिए पुरुष। हाँ, और महिला 65%। और एक बात ध्यान रखना है, पुरुष और महिला का अंतर पूछता है, तो अंतर 17% का है। ये बार बार पूछा गया है अंतर। अंतर को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसी अंतर को जीरो करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अब इस कड़ी में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, यह आपको याद रखना पड़ेगा। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। बिहार वाकई में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, क्योंकि बिहार की जो दशा और दिशा है उसमें मैं नहीं मानता कि जितना सरकारी आंकड़ा है उतना भी बिहार साक्षर है, फिलहाल उससे भी पीछे है। लिख दीजिए, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, तीर का चिन्ह, केरल 94%। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94%। 94%। ठीक है। केरल के नीचे में नंबर 2 का भी राज्य लिख दीजिए, पूछ सकता है। मिजोरम 93%, थोड़ा ही पीछे है केरल से। मिजोरम 93%। आगे चलेंगे। ये तो सबसे अधिक वाले थे, तो सबसे कम वाले में लिखिए, सबसे कम साक्षरता वाले राज्य। सबसे कम साक्षरता वाले राज्य, कम वाले में लिखिए बिहार 61.8%। और नंबर 2 पर सबसे कम में लिख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बिहार और उसके बाद अरुणाचल। बिहार का आंकड़ा है 61.8%, यानी 62% मानिए। यह साक्षरता की स्थिति है। साक्षरता और शिक्षित में अंतर होता है। जो व्यक्ति लिख ले या साइन कर ले वो भी साक्षर है, लेकिन आवश्यक नहीं कि हर साक्षर व्यक्ति शिक्षित भी हो। तो बिहार में 61% की साक्षरता है, यानी शिक्षित जो लोग हैं वो कुल आबादी के कितने होंगे? 10 से 15% लोग होंगे, बहुत हो गया। उससे अधिक लोग शिक्षित नहीं है बिहार में। आगे चलते हैं। अब हम यूटी को भी नहीं छोड़ेंगे। यूटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, तो लिख दीजिए इसको भी। सबसे अधिक साक्षरता दर, ब्रैकेट में यूटी में, सबसे अधिक साक्षरता दर, ब्रैकेट में यूटी में, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है। और सबसे कम दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, तो ये क्षेत्रवार और राज्यवार साक्षरता है भारत की। और साक्षरता पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कोई समाज कैसा होगा, समाज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लोगों की सोच कैसी होगी। इसका सीधा संबंध साक्षरता से है। आप देखेंगे कि बिहार जैसे राज्य में जब कोई युवा पढ़ना लिखना शुरू करता है तो माता पिता की प्राथमिक इच्छा होती है कि उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन वही गुजरात में यदि कोई बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता की इच्छा रहती है कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, वो एक उद्यमी बन जाए।
तो निश्चित रूप से साक्षरता का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक भारतीय व्यक्ति आईएएस की नौकरी में खुश है, लेकिन एक अमेरिकन व्यक्ति नौकरी ही नहीं करना चाहता ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि उसको पता है कि ब्यूरोक्रेसी में जो लिमिटेशन है वो बहुत ज्यादा है। इससे बियॉन्ड वो बहुत आगे चला जाता है और 20 से 22 साल की उम्र में एक बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर लेता है और लगभग 40 साल की उम्र में रिटायर्ड भी हो जाता है। और जब रिटायर होता है तो उसके पास इतनी संपत्ति और साधन होते हैं, वो एक जिला कलेक्टर से लगभग कम से कम 10,000 गुना से अधिक होता है उसके पास, मिनिमम मैं कह रहा हूं, इस लेवल पर चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक परिवेश और साक्षरता व्यक्ति के भविष्य और सपनों को तय करती है। किसी बच्चे का सपना यदि कलेक्टर बनना है तो मान लीजिए वो बिहार का होगा, उद्यमी बनना है तो गुजरात का होगा। तो परिवेश और साक्षरता मिलकर यह तय करते हैं समाज में कि समाज का सपना क्या होगा, ड्रीम क्या होगा। उसी हिसाब से लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। कोई ऐसा भी समाज है जहां लोग बदमाश बनना चाहते हैं, गुंडा बनना चाहता है, ऐसा भी समाज होता है, वहां की साक्षरता लेवल माइनस में होती है। इसको भी ध्यान रखना है। अब हम एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करेंगे इसमें कि धर्म के हिसाब से किस धर्म में साक्षरता सबसे ज्यादा है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, और किस धर्म की साक्षरता सबसे कम है। आप लोग बता सकते हैं कि भारत में जितने धर्म अवेलेबल हैं उसमें किस धर्म की साक्षरता सबसे टॉप पर है और सबसे पीछे कौन है। कौन बता सकते हैं रिलीजियन वाइज? पहला पर कौन है? क्रिश्चियन। ठीक है, और किसी का उत्तर पहले पर, फर्स्ट पर? पहले पोजीशन पर कौन है? तो पहले पर है जैन। इसको ध्यान रखिएगा, जैन समाज बहुत आगे चला गया है भारत में। फर्स्ट पर लिखिए जैन, इसको याद रखेंगे। दूसरे पर लिखिए क्रिश्चियन। क्रिश्चियन। और तीसरे पर कौन होगा? एक अंदाजा लगा के देखिए तीसरा पर कौन होगा। थर्ड पर हाँ, बौद्ध है। वेरी गुड, बौद्ध है। और सबसे लास्ट में कौन है? सबसे कम, मुस्लिम। ये समाज फिलहाल सबसे कम पढ़ा लिखा है। इसको लिख दीजिए। ये पूछा जाता है कई बार, हिंदू बीच में है, इन मुस्लिम से ऊपर है, लेकिन तीनों से पीछे है, तो चार पे आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप देखेंगे तो सबसे पहले जो नंबर वन पर आएगा वो जैन आ जाएगा, नंबर दो पर क्रिश्चियन आ जाएगा, नंबर तीन पर बौद्ध आ जाएगा, और सबसे लास्ट में मुस्लिम आ जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब अगले सूचक की ओर चलते हैं। पांचवा होगा, पांचवा नंबर डाल देंगे, लिंगानुपात, जेंडर रेशियो। लिंगानुपात, इसको कैसे नापते हैं? तो 1,000 पुरुषों पर औसत जितनी महिलाएं हैं उसको लिंगानुपात कहा जाता है। 1,000 पुरुष पर कितनी महिलाएं उपस्थित है, लिख दीजिए। प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को, प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, इसमें भारत का है 943, यानी 1,000 पुरुषों पर औसत 943 महिलाएं हैं। भारत का है 943। विश्व में सबसे ज्यादा किसका है, किस देश का है वर्ल्ड में? कौन बताएंगे? सबसे अधिक है रूस का, 1100 से भी ज्यादा है, नंबर एक पर है रूस। ठीक है, अभी हम भारत में हैं तो भारत की बात करेंगे। अब भारत में राज्यवार इसको देखेंगे कि स्टेट वाइज कौन रैंक वन पर है, कौन सबसे पीछे है, किसकी क्या स्थिति है। और लिंगानुपात से एक बात और तय होता है, जो जितना पढ़ा लिखा समाज होगा वहां महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी आज के रेस्पेक्ट में, या कम से कम बराबर तो जरूर होगी। जो पिछड़ा हुआ समाज होगा वहां महिलाओं की संख्या कम होगी। जैसे हरियाणा में खाप पंचायत वगैरह चलता है आज भी, वहां देखेंगे इतनी पैट्रियार्की भरी है कि हरियाणा लिंगानुपात में सबसे पीछे चला गया है। जबकि जो केरल है
वो सबसे शिक्षित राज्यों में से एक है। वहां पर लिंगानुपात नंबर 1 पर है। ठीक है, तो इसमें शिक्षा का बड़ा रोल है। इसको लिखते हैं। देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। पहला लिखिए केरल, 1084। मतलब 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। केरल 1084। एक पर है केरल, दो पर है तमिलनाडु, और तीन पर है आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये टॉप 3 के हैं, सबसे अधिक वाले हैं। और संयोग से तीनों दक्षिण भारत में है। ये देखिए, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उत्तर भारत की जो मानसिकता है वो पितृसत्तात्मकता की तरफ क्या है, झुकी हुई है, जबकि दक्षिण भारत क्या है, उसे उबर रहा है। तो इस आंकड़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी बीपीएससी का रिजल्ट निकला है, और कक्षा से एक छात्र ने तो अभी शेयर भी किया था। बाकी लोगों ने दिया हो तो बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। जिन्होंने नहीं दिया हो आगे जाकर देंगे। बहुत सामान्य सी परीक्षा होती है, थोड़े बहुत फोकस से प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, और हल्का सा राइटिंग प्रैक्टिस से मेंस भी निकल जाता है। इसमें कुछ भारी नहीं है बहुत ज्यादा। छोटू कुमार जी का रिजल्ट हुआ है। अर्चना जी, आपने भी दिया था क्या इस बार? इस बार नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। एक बार तैयारी को थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, हो जाता है। होता क्या है कि लगातार देते रहेंगे तो 2-3 बार में एक ऐसा टाइम आता है जब आपके अनुकूल प्रश्न आ जाते हैं, उसमें आपका लेवल वहां पहुंच जाता है कि निकल जाता है। इस बार तो कट ऑफ भी ठीक ठाक ही है मेरे हिसाब से। कट ऑफ जितना होना चाहिए उतना ही है। 90 के अंदर ही यूआर में है। 88 है यूआर का। उसके हिसाब से जिनके पास कैटेगरी का रिजर्वेशन हो उनको और सुविधा मिल जाती है इसमें। तो थोड़ा फोकस की जरूरत है, कर लेंगे तो हो जाएगा। मेंस में क्या होता है, जिसको लिखना ठीक से आता है और वो व्यक्ति थोड़ी भी तैयारी कर लेता है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मेंस में उसका हो जाएगा। और साक्षात्कार में आपका जो ओवरऑल व्यक्तित्व है वो डिपेंड करता है कि कितना डेवलप है। कितना भी तैयारी कर लें, लेकिन जब तक इनर पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, आंतरिक व्यक्तित्व बहुत आपका विकसित नहीं होगा, तब तक वहां होने की संभावना कम होती है। होने का मतलब है कि नंबर कम आ जाते हैं, और नंबर मेंस प्लस इंटरव्यू के जुड़ते हैं, और वहीं से फाइनल मेरिट बनता है। तो थोड़ा लगे रहिए, लगे रहेंगे तो हो जाएगा। हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य की तरफ चलेंगे। इस बार आप लोग पेपर मैंने सॉल्व भी करवाया था बिहार पीसीएस का, उसको भी दोबारा देखिएगा, जाकर खुद से बनाकर कभी देखेंगे दोबारा भी, तो आप देखेंगे कि यदि तैयारी ठीक ठाक है तो 90 नंबर तक आराम से ला सकते हैं उसमें। और कट ऑफ बिल्कुल उसके कम है, नीचे है। मुख्य बातों में आते हैं। देखिए, सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य, सबसे कम, इसमें 1 नंबर पर होगा हरियाणा। हरियाणा। और 2 पर लिखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यूटी को भी छोड़ नहीं सकते हैं, यूटी भी लिखना पड़ेगा। तो यूटी में लिखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, ब्रैकेट में केंद्र शासित प्रदेश में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, ब्रैकेट में केंद्र शासित प्रदेश में। पांडिचेरी। पांडिचेरी 1037। 1037। 1037। और सबसे कम वाले में लिखिए यूटी में, सबसे कम दमन एंड दीव 618। दमन एंड दीव 618। अगला हेडिंग बनाकर लिखिए बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात
तो इसमें भारत का है 919। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, भारत तीर का चिन्ह 919, जो काफी चिंताजनक स्थिति में है। यानी जो सामान्य व्यक्तियों का लिंगानुपात था उससे भी कम बच्चों का लिंगानुपात है। यानी आज के समय में लोग पुत्र को अधिक प्रेफर करने लगे भारत में, ऐसा दिखता है। इसके कई सामाजिक आर्थिक पहलू हैं। तो भारत का है 919, इसको लिख लेंगे। सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम सिक्किम, सबसे कम सिक्किम, सिक्किम। सबसे अधिक यूटी में अंडमान निकोबार, सबसे अधिक ब्रैकेट में यूटी में अंडमान निकोबार। सबसे कम यूटी में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। सबसे कम लक्षद्वीप। तो आज हमने 6 सूचक को फिलहाल देख लिया है। 7वां सूचक है नगरीकरण। यहां से अगली कक्षा में देखेंगे इसको। ये इसके नोट्स ही भेज देंगे, बहुत छोटा सा पॉइंट है और 10-12 अन्य बातें हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे इसके बाद। और इस खंड को हम समाप्त मानेंगे। अगली कक्षा जो मैं लूंगा वो बिहार के ऊपर मैं लूंगा क्लास, जिस पर बिहार की जनगणना 2011 क्या है इसके रिगार्डिंग हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद की क्लासेस फिजिक्स को दी जाएंगी। अभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा के समाप्ति की घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि।